नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 3 सत्ता के नए केंद्र के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। आज की बातचीत में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, चीन में सुधारों की पहल, चीन का नकारात्मक पहलू, चीन के साथ भारत के संबंध, ब्रिक्स, रूस, भारत, इजराइल। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में पाठ के जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वे हैं माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया, लेकिन इसके कारण चीन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने में विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया और चीन ने अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले विकसित देशों से भी आगे निकाल लिया। लेकिन चीन की बढ़ती जनसंख्या विकास में रुकावट उत्पन्न कर रही थी और कृषि भी परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। 11वां बिंदु है चीन में सुधारों की पहल। चीन में सुधारों की पहल के अंतर्गत 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे और 1978 में तत्कालीन नेता देग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा भी की। साथ ही 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए तथा 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। 12वां बिंदु है चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू में हम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, जैसे वहां आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से चीन में बेरोजगारी बढ़ी। वहीं महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात भी संतोषजनक नहीं है। गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय का अंतर भी बढ़ा है। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफी हद तक हानि पहुंचाई है तथा चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। 13वां बिंदु है चीन के साथ भारत के संबंध। चीन के साथ भारत के संबंध के 2 पहलू हैं। पहला विवाद के क्षेत्र तथा दूसरा सहयोग का दौर। पहले बात करते हैं विवाद के क्षेत्र पर। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। 1962 में चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया।
और चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना विवाद के क्षेत्र में आता है। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भारतीय हितों के खिलाफ मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया, परंतु चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने के कारण यह प्रस्ताव निरस्त हो गया तथा भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर भी चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया। चीन की महत्वाकांक्षी योजनाएं वंस बेल्ट वंस रोड, जो कि पीओके से होती हुई जाएगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के मध्य लंबा विवाद चला, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। सहयोग के दौर पर बात करते हैं। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख रहे। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद तथा यथास्थिति बनाए रखने की पहल भी की गई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए। दोनों देशों के बीच 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। 14वां बिंदु है ब्रिक्स। ब्रिक्स शब्द का तात्पर्य क्रमशः ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से है। ब्रिक की स्थापना 2006 में रूस में हुई थी। वर्ष 2009 में अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक ब्रिक्स में बदल गया। ब्रिक्स के मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप न करना और आपसी समानता के अलावा अपने सदस्यों के बीच आपसी आर्थिक लाभों का सहयोग और वितरण करना है। ब्रिक्स के 11वें सम्मेलन का समापन ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की अध्यक्षता में 2019 में ब्राजील में हुआ। 15वां बिंदु है रूस। रूस अपने विघटन से पहले भी पूर्व सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। वर्तमान में रूस की जीडीपी दुनिया में 11वें स्थान पर है। रूस के पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों और गैसों का भंडार है, जो इसे वैश्विक दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाते हैं। इसके अलावा रूस एक परमाणु राज्य भी है, जिसमें परिष्कृत हथियारों का विशाल भंडार है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य भी है, जिसे P5 कहा जाता है। 16वां बिंदु है भारत। 21वीं सदी के भारत को एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया एक बहुआयामी तरीके से
भारत की शक्ति और वृद्धि का अनुभव कर रही है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक स्थिति बहुत मजबूत है। आर्थिक दृष्टिकोण से 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लक्षित करते हुए एक प्रतिस्पर्धी विशाल बाजार, 200 मिलियन भारतीय डायस्पोरा के साथ एक प्राचीन समावेशी संस्कृति दुनिया भर में फैल रही है। इसे विश्व 21वीं सदी की शक्ति के रूप में एक विशेष केंद्र के रूप में भारत के लिए विशिष्ट अर्थ और सलामी प्रदान करता है। सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ आत्मनिर्भर है और इसे एक और परमाणु शक्ति बना रही है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान में मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और मील का पत्थर है। ये सभी परिवर्तन भारत को वर्तमान विश्व में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे हैं। 7वां बिंदु है इजराइल। दुनिया के नक्शे में एक बिंदु के आकार का इजराइल 21वीं सदी में विश्व पटल पर एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। अर्थव्यवस्था के अलावा विज्ञान, तकनीकी, अन्वेषण, कृषि विकास, औद्योगिकरण, सुरक्षा तथा बौद्धिक क्षमता आदि में यह अग्रणी भूमिका अदा करता है। विषमताओं के बावजूद एक छोटे से यहूदी देश इजराइल ने समकालीन विश्व की राजनीति में पूर्वी एशियाई देशों के ज्वलंत राजनीति तथा अरब देशों के प्रभुत्व वाले पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित होने के बावजूद भी इजराइल ने विश्व राजनीति की बुलंदियों को छुआ है। अंत में आज हम पाठ के जिन बिंदुओं पर चर्चा कर पाए वे हैं माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, चीन में सुधारों की पहल, चीन सुधारों का नकारात्मक पहलू, चीन के साथ भारत के संबंध, ब्रिक्स, रूस, भारत, इजराइल। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। I hope you have enjoyed the lesson. Thank you very much for your kind attention.